अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर हना परवेज़ है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ एडलिस्टन डेंटल क्लिनिक। आज मैं आप लोगों से कुछ सिनेरियोज डिस्कस करूँगी जिसमें हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड होती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है वो है क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब ये होता है कि जो दांतों की अपनी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन पे नहीं होते दांत, बल्कि आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े होते हैं। अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वजह ये भी हो सकती है कि टूथ साइज़ जॉ साइज़ डिस्क्रिपेंसी होना, यानी दांतों के साइज़ और जबड़े के साइज़ में मिसमैच होना। जिस तरह से एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं उसी तरह से हमारा डाइटरी लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और हमारी डाइट अब हार्ड फाइबरस की बजाय सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जबड़े की वो एक्सरसाइज नहीं रहती, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से दांतों को जगह नहीं मिलती अपनी प्रॉपर पोजीशन में आने की। तो इसकी वजह से क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट फिर ब्रेसेस के थ्रू ही किया जाता है। इसके अलावा अगर दूध के दांतों का ख्याल ना रखा जाए, उसकी सफाई का स्पेशली ख्याल ना रखा जाए, तो वो वक्त से पहले झड़ जाते हैं या एक्सफोलिएट हो जाते हैं, और उनका वक्त से पहले झड़ना और उनका स्पेस मेंटेन ना करने की वजह से भी जो पक्के दांत हैं उनको अपनी जगह नहीं मिलती और वो फिर टेढ़े मेढ़े आ रहे होते हैं, और उनको सही करने के लिए फिर हम एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जो दूसरा सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगी वो है स्पेसेस यानी गैप्स का होना दांतों के दरमियान। एक तो एस्थेटिक रीज़न तो होता ही होता है उसको सही कराने का, और उससे ज़्यादा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, क्योंकि सफाई का ख्याल रखना भी मुश्किल हो रहा होता है। जब भी पेशेंट जो है वो खाना खा रहा होता है तो उसका खाना फंस रहा होता है, प्रॉपर सफाई नहीं रखी जा सकती, पॉसिबल नहीं होता। प्लाक और कैलकुलस की डेपोजिशन की वजह से पेरिडोंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस तरह के केसेस में भी हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। जो तीसरा सिनेरियो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है ओपन बाइट। ओपन बाइट का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में ना मिल रहे हों, उनमें प्रॉपर ओवरलैप ना हो, बल्कि उसकी बजाय बीच में गैप हो। इसका सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो है थंब सकिंग। थंब सकिंग में ये होता है कि जब 4 से 5 साल तक इस हैबिट को कंसिडर किया जाता है नॉर्मल। अगर ये फिर भी परसिस्टेंट रहे इवन आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज, तो इसके रिजल्ट्स ये आते हैं कि एंटियर में गैप आ जाता है और ये फिर परमानेंट हो जाता है। एक तो ये एस्थेटिक इशू तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती हैं और आगे से खाना चबाने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसके लिए भी हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड होती है, जिसमें हम कुछ दांतों की एक्सट्रैक्शंस करते हैं और फिर एंटीरियर के गैप को बंद कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ओपन बाइट के बारे में बताया, इसी तरह से एक और सिनेरियो जिसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जाती है वो है डीप बाइट। डीप बाइट में ये होता है कि इंस्टेड नेगेटिव ओवरलैप के बजाय बहुत ज़्यादा ओवरलैप आपको मिलता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवर बाइट इज़ 1 to 2 mm, तो इस केस में आपको 4 mm से ज़्यादा मिलता है। इस तरह से बाइट होती है कि आपके नीचे वाले दांत जो है वो ऊपर पैलेट यानी तालू के साथ टकरा रहे होते हैं, और उसकी वजह से उसको हम ट्रोमैटिक बाइट भी कहते हैं, जिसकी वजह से ऊपर के दांत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, और उनमें मोबिलिटी भी आ जाती है। तो इस तरह के केसेस को भी हम ब्रेसिस के थ्रू ही ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और क्लिनिकल सिनेरियो होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉस बाइट। क्रॉस बाइट में ये होता है कि नॉर्मली जो दांतों की ओवरलैप होती है वो इस तरह की होती है, लेकिन क्रॉस बाइट के कंडीशन में ओवरलैप जो होती है वो, इसको हम अंडर बाइट भी कहते हैं। ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे वाले दांत के पीछे होते हैं। अच्छा, अगर तो ये सिर्फ आगे प्रेजेंट हो तो इसको हम एंटीरियर क्रॉस बाइट कहते हैं, और अगर ये पीछे वाले दांतों में प्रेजेंट हो तो इसको पोस्टीरियर क्रॉस बाइट कहते हैं। इसके कॉजेज़ भी ये हैं कि ये डेंटल भी हो सकते हैं, सिर्फ दांतों में ही क्रॉस बाइट हो सकती है, और ये स्केलेटल भी हो सकते हैं। तो जो इसकी कॉज होती है ये इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाता है। अगर सिर्फ दांतों में ही मसला है तो उनको ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट किया जाता है, और अगर जबड़े यानी जॉ में भी प्रॉब्लम है तो फिर उसका ऑप्शन जो है वो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी के थ्रू किया जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्रॉस बाइट एक तो एस्थेटिक रीज़न अगेन है ही है, इसके अलावा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रीट करना, क्योंकि फिर प्रॉपर बाइट नहीं हो पाएगी, पेशेंट जो है वो प्रॉपर खाना नहीं चबा सकेगा, और क्रॉस बाइट होने की वजह से चूँकि दांत अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होंगे तो उनमें फिर सफाई का भी प्रॉब्लम होगा, प्लाक और कैलकुलस की डेपोजिशन भी नॉर्मल होगी, और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी डेवलप होता है। इसमें दांतों के घिसने के चांसेस भी हाई होते हैं, क्योंकि उनकी नॉर्मल ओवरलैप नहीं होती। तो इससे जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है उनमें एक ये होता है कि TMJ रिलेटेड इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो लास्ट क्लिनिकल सिनेरियो मैं डिस्कस करूँगी वो है ओवरजेट। ओवरजेट में ये होता है कि एक तो नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है 2 to 3 mm, लेकिन अगर वो 2 to 3 mm से ज़्यादा हो जाए तो तकरीबन 6 से 7 mm तक चला जाए तो इसकी भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। अगेन दिखने में तो बुरा लगता है ये दांत आगे की तरफ, लेकिन इनमें ट्रॉमा के चांसेस भी हाई हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इसकी भी बहुत वजूहत हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन ये है कि लिप ट्रैप की हैबिट। जब इतना ओवरजेट होता है तो नीचे वाला जो होंठ होता है वो जाके बैठ जाता है और वो मज़ीद दांतों की प्रोक्लिनेशन में हेल्प कर रहा होता है, तो लिप ट्रैप की हैबिट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा इसके स्केलेटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लाइक अगर नीचे का जबड़ा जो है वो रिटोग्नैथिक है यानी छोटा है साइज़ में, और ऊपर का नॉर्मल है, तब भी हमें ओवरजेट मिल सकता है। तो इस तरह के केसेस में हम फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं।
इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोग को एजुकेट करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपकी विसिनिटी में ऐसे लोग हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं, तो ज़रूर हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आएँ। इंशाल्लाह जब स्माइल ब्यूटीफुल होती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उससे उसकी ओरल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। चलिए टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।